घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 7। मैं पानी पी रहा था और चाची का पीछे वाला हिस्सा देख रहा था जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस पर हाथ लगाऊं। इतने में मेरी चाची एकदम पीछे मुड़ी। उसने मुझे नोट कर लिया था। कहा, कामरान क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं चाची, बस बहुत ही खूबसूरत ख्याल मेरे जहन में चल रहा था, बस उसी के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, जो ख्याल तुम्हारे जहन में चल रहा था मैं समझ रही हूं। मैंने कहा, क्या मतलब है? आप क्या समझ रही हैं? उसने कहा, मुझे लगता है कि अब तुम बड़े हो गए हो। अगर मेरी बात तुम्हारी अम्मी से हुई तो मैं उन्हें कहूंगी कि अब कमरान की शादी कर दो। अगर उनको दुल्हन नहीं मिलती तो मुझे बता दो, मैं ही कोई दुल्हन ढूंढ दूंगी। मैंने कहा, नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। अभी मैंने जिंदगी में देखा ही क्या है। अभी मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूं, उसके बाद देख लेंगे। मेरी चाची ने कहा कि असल एंजॉय तो शादी के बाद होता है। अभी क्या रखा है? घूमो पियो खाओ पियो, ये कोई एंजॉयमेंट नहीं होती। मैंने कहा, अच्छा, शादी के बाद क्या वाकई इतना सुकून है? उसने कहा कि अभी तुमने वो सुकून हासिल नहीं किया और तुम्हें उस सुकून के बारे में पता नहीं है। जब तुम्हें उस सुकून की लत लग गई तुम्हें फिर रात रात भर नींद नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है। और फिर इतने में चाची की बेटी आमना भी किचन में आ गई और कहा कि क्या बातें हो रही हैं। फिर चाची ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कामरान से पूछ रही थी कि घर वाले कैसे हैं और कब तक रुकने का प्लान है। फिर आमना ने मुझे कहा कि कामरान भाई, आप आए मेरे साथ, मेरे कमरे में बैठ के हम बातें करते हैं। अम्मी जब तक खाना बनाती है फिर हम खाना खाएंगे। तो मैं फिर आमना के साथ उसके कमरे में आ गया। आमना का कमरा अलग बना हुआ था और आमना उस कमरे में रात को अकेले सोती थी। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत बेड बिछा हुआ था और बहुत सारे टेडी बियर वगैरह पड़े हुए थे। मैंने कहा, आमना तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा, कहाँ कामरान भाई, कमरा खूबसूरत होना कौन सी बड़ी बात है? असल सुकून तो किसी और चीज़ों में है। मुझे चाचू के घर वाले सारे अफराद ही आशिक मिजाज लगते थे। मेरे चाचू मेरी अम्मी के साथ, मेरा कज़न आसिफ मेरी बहन के साथ। अब चाची भी मुझसे ऐसी गुफ्तगू कर रही थी जिससे मैं उनके इशारे समझ रहा था और आमना भी मुझे इस मिजाज की लग रही थी। लेकिन मैं अभी समझ नहीं पाया था कि आमना क्या कहना चाहती है। मैंने कहा, आमना तुम मुझे खुल के बताओ, मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हम उम्र हूं और मैं कज़न भी तो हूं तुम्हारा, तुम मुझसे बात कर सकती हो। उसने कहा, हाँ कामरान भाई, इसीलिए तो आपको इस कमरे में बुलाया है ताकि आपसे दिल की बात कर सकूं। मैंने कहा, हाँ हाँ, और सुनाओ, तुम क्या कह रही थी? किस चीज़ में ज़्यादा सुकून है? तुमने बताया नहीं। उसने कहा, कहाँ कामरान भाई, ये घर में अकेले रह रहकर अब मैं तंग आ गई हूँ और आसिफ भी बाहर की लड़कियों में मुंह मारता फिरता है और मेरा अब्बू भी ऐसा ही है, मेरी अम्मी पे तवज्जो ही नहीं देता। और हाँ कामरान भाई, जो मैं ये बातें आपको बता रही हूँ प्लीज़ बाहर किसी को मत बताइएगा। मैंने कहा, आमना तुम मुझे अपना दोस्त समझो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो कहना चाहती हो खुल के कहो। और हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी भी होगी। अब मैं नोट कर रहा था कि आमना मेरे साथ रिलैक्स महसूस कर रही है और वो बात करने का अंदाज भी खुले दिल से होना शुरू हो गया है। अब मुझसे हंस हंस कर बात कर रही थी। फिर अचानक मेरे मोबाइल फ़ोन पे बेल बजी। मैंने देखा तो अम्मी की कॉल थी। मैंने कॉल उठाई। सामने अम्मी मुझे कह रही थी कि कामरान तुम पहुंच गए हो लाहौर, तुमने बताया नहीं। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस वो थका हुआ था, थोड़ा आराम कर रहा था, अभी उठा हूँ, बस अभी आपको फ़ोन करने ही वाला था। फिर मैंने पूछा, अम्मी सुनाए घर में कैसा माहौल है, अब्बू कैसे हैं और छोटी और बन्नी कैसे हैं, और तुम बताओ। मेरी अम्मी ने कहा कि कहाँ कामरान, तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा, तुम्हारे अब्बू वैसे ही परेशान हैं, घर का माहौल बोर हो गया है। अब मैं बहुत बोर हो रही थी। तुम कब तक वापस आ रहे हो? प्लीज़ जल्दी आ जाओ। अब मैं अम्मी को क्या बोलता कि मैं यहाँ किस काम से आया था और जब तक मेरा वो काम नहीं होता मैं तो कराची हरगिज़ जाने वाला नहीं था। मैंने कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, बस कल अपने दोस्त के पास जाऊँगा, नौकरी का पता करना है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊँगा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। आमना ने कहा, कामरान भाई क्या आप यहाँ नौकरी करने आए हैं? मैंने कहा, ऐसे ही समझ लो। आमना ने कहा कि कामरान भाई कराची इतना बड़ा शहर है, आपको वहाँ कोई नौकरी नहीं मिली? चलो नौकरी नहीं, लड़की तो मिली ही होगी। वो मेरे साथ मजाक के मूड में थी। मैंने कहा, कहाँ, अभी तक ना लड़की मिली है ना ही नौकरी। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा आप परेशान ना हो, अब आप आ गए हैं तो मैं आपके लिए लड़की का बंदोबस्त तो कर ही दूंगी, नौकरी का कुछ नहीं कर सकती। ये तो हर घर का मसला है। मेरा आसिफ भाई भी कितने अरसे से बैठा हुआ है, हालांकि मेरे अब्बू के इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नौकरियां कहाँ रह गई हैं। मैंने कहा, क्या मतलब आमना, लड़की तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? उसने कहा, हाँ दोस्त तो बहुत हैं, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है?
मुझे बताओ फिर, मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करती हूँ। मैं दोस्त हूं ना तुम्हारी, अब तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा आमना, बस तुम्हारी जैसी हो। तुम्हारी जैसी लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो शर्मा रही थी। मैं दिल में खुश हो रहा था कि शायद आमना मेरी बातों से इंप्रेस हो रही है। फिर मैंने कहा आमना, तुम बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा कामरान भाई, आपसे क्या छुपाना, अब तो आप दोस्त बन गए हैं। एक बॉयफ्रेंड नहीं है, 4 बॉयफ्रेंड थे, और फिलहाल तो कोई नहीं है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब मतलब परस्त है। मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो, तुम मजाक कर रही हो क्या? और 4 बॉयफ्रेंड मतलब परस्त, क्या कहना चाहती हो? फिर इतने में मेरे फ़ोन की बेल दोबारा बजी। मैंने देखा तो वो दुआ का मैसेज था। उसने कहा कामरान, जब से तुम गए हो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, क्या हुआ, घर में सब खैरियत है? मैंने कहा दुआ, मुझे लगता है तुम्हें फरहान ने नहीं बताया। फरहान मेरे दोस्त का नाम था। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा दुआ, मेरे घर में चोरी हुई थी, इतना बड़ा इशू हुआ था, मैं बस उसी में बिजी हूँ, मैं तुमसे बात करूंगा। उसने कहा कामरान, जल्दी मुझसे बात करना, जब से तुम गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा हाँ हाँ दुआ, मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर मैंने फ़ोन साइड पे रखा और आमना ने उठा के मेरा फ़ोन ऑफ कर दिया। उसका ये बेतकल्लुफाना रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा अब ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आप इतने अरसे बाद कराची से आए हैं, आपको अकेला छोड़ ही नहीं रहे कि मैं आपसे बात करूं। मैंने कहा अच्छा आमना, तुम बता रही थी कि तुम्हारी 4 बॉयफ्रेंड हैं, तो तुम उन बॉयफ्रेंड के साथ किस हद तक तुम्हारी दोस्ती थी? सिर्फ टाइम पास या कोई रिलेशनशिप भी था, सीरियस वाला? आमना ने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, रोमांस वगैरह के बारे में पूछना चाहते हो? मैं शर्मा रहा था कि ये कैसी लड़की है जो सीधी बात कर रही थी। मैंने कहा हाँ आमना, यही समझ लो। उसने कहा कमरान, 2 लड़कों के साथ तो मैंने खुल के वो काम किया है, और 2 के साथ बिल्कुल भी नहीं किया। वो ऐसे ही थे आशिक मिजाज, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। मैंने कहा क्या मतलब, 2 के साथ फुल वाला काम? उसने कहा हाँ हाँ, जो एक लड़का और लड़की के बीच में होता है, और ये कौन सी बड़ी बात है, आजकल के दौर में ये तो आम सी बात है। मैं जिस तरह की लड़की ढूंढ रहा था, ओपन माइंडेड, आमना बिल्कुल वैसे ही थी। अब मेरा पहला शिकार तो मुझे बहुत ही आसानी से मिलने वाला था, लेकिन मेरा दिल मेरी चाची की तरफ मचल रहा था। मैं चाह रहा था कि पहला शिकार मैं अपनी चाची को करूं, उसके बाद आमना का, लेकिन जो खुद आ रहा था उसे रोक भी तो नहीं सकता था। फिर मैंने पूछा आमना, तुम क्या रात को इस कमरे में अकेली सोती हो? उसने कहा हाँ कामरान भाई, अकेली होती हूँ। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मेरी एक दोस्त है लाइबा, उससे रात रात भर बातें करती हूँ, और फिर टिकटॉक चला लेती हूँ, या फिर मोबाइल में कोई मूवी वगैरह देख लेती हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं कराची में, कोई नौकरी वगैरह तो नहीं मिली, तो आप कैसे घर पे होते हैं, क्या सारा दिन घर में होते हैं? मैंने कहा आमना, मेरी भी रूटीन कुछ ऐसी है, बस अपने कमरे में या मोबाइल फ़ोन के साथ होता हूँ। उसने कहा कि हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं? मैंने कहा हाँ ये तो है। फिर उसने कहा कामरान, क्या आज तक तुमने किसी लड़की के साथ वो वाला काम किया है? मैंने कहा नहीं, और मैं कैसे करूँगा, मैंने तो आज तक कोई अपनी लड़की दोस्त ही नहीं बनाई, और ना ही कोई लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है। बस कॉलेज में एक लड़की दोस्त थी, वो भी सिर्फ कॉलेज की हद तक, उससे बस इतना कोई बातचीत नहीं हुई। अब मुझे पता चल रहा है कि जदीद दौर आ गया है, पहली ही मुलाकात में लड़के और लड़की वो वाला काम कर लेते हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी दोस्त ने कल एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है, वो लोगों ने काम भी कर लिया। मेरी दोस्त का घर खाली था, उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। फिर उसने मुझे बहुत सारी पिक्चर भी भेजी। फिर वो अपने मोबाइल फ़ोन में अपने दोस्त की पिक्चर दिखाना मुझे शुरू हो गई। मैंने पिक्चर देखी तो बहुत ही गैर अखलाकी थी। मैंने कहा आमना, तुम्हें ये पिक्चर देख के कुछ फीलिंग नहीं आती? उसने कहा आती तो है, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा दोस्त भी तो नहीं है जिसके साथ फीलिंग शेयर कर सकूं। मैंने कहा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं? उसने कहा जी कामरान बोले। मैंने कहा आमना, सबसे पहले मुझे भाई ना कहो, और अगर तुम चाहो तो अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कर सकती हो। उसने कहा कामरान भाई, ये क्या बोल दिया आपने, आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। मैं कब से यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखो और मैं आपकी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? उसने कहा घर में सब होते हैं, आसिफ भाई सारा दिन घर होता है, अब्बू तो चलो नौकरी पे चले जाते हैं, अम्मी भी घर पे होती है। मैंने कहा अम्ना, तुम इसके लिए परेशान ना हो, मैंने चाची से बात की है, ऊपर जो तुम लोगों का रूम है उसमें मैं अकेला ही रहूँगा, तुम चाहो तो रात को मेरे पास आ जाना। उसने कहा हाँ ये ठीक है। चलो ठीक है कामरान भाई, अब हम टीवी लाउंज में चलते हैं, पता नहीं घर वाले शक ना करें कि कौन सी बातें लेकर बैठ गए हैं। मैं रात को आपके कमरे में आती हूँ और फिर हम खुल के बातें करेंगे। मैंने कहा सिर्फ बातें नहीं, और भी बहुत कुछ। उसने कहा हाँ हाँ जो तुम्हारा दिल चाहे। फिर मैं बाहर टीवी लाउंज में आया तो चाची तकरीबन खाना मुकम्मल कर चुकी थी। उसने कहा अच्छा कामरान तुम आ गए हो, बस आमना को भी बुला लाओ, और आसिफ अपने कमरे में होगा उसको भी बुला लाओ, जब तक मैं तुम्हारे चाचू को फ़ोन करती हूँ, फिर हम मिल के खाना खाते हैं। फिर चाची ने चाचू को कॉल की, मैं आसिफ को बुलाने उसके कमरे में गया। हम सब लोग टीवी लाउंज में जमा हो गए, फिर चाचू भी आ गए। आमना ने खाना प्लेटों में लगाया, फिर हम सब ने मिल के खाना खाया। फिर चाचू मुझसे पूछने लगे कामरान तुम जिस दोस्त के बारे में बता रहे थे
लाहौर में है। वो कौन से इलाके में है और तुम कब जाओगे उससे मिलने? मैंने कहा चाचू वो भी इसी इलाके में है जहां आप लोग रहते हैं। मैं कल कोशिश करूंगा उसके पास जाने की। अब मैं सोच रहा था कि मेरा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है, मैं कल कोई बहाना बना दूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है कामरान। फिर हम थोड़ी देर वहां बैठे। फिर चाचू ने कहा कि चलो ठीक है, रात बहुत हो गई है, सब लोग अपने कमरों में चले जाओ। फिर ऊपर मैं अपने कमरे में आया। जगह नहीं थी, इसलिए मुझे आज नींद कहाँ आने वाली थी। फिर मैं वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। अब रात के तकरीबन 12 बज रहे थे और टाइम गुजर ही नहीं रहा था। अब मैं मोबाइल में कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा था और आमना का इंतजार कर रहा था। तकरीबन 1 बजने वाला था, मुझे नींद ही आने वाली थी कि मेरे दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। मैंने जाके देखा तो आमना थी। आमना अंदर आई और कहने लगी कि मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं भाई के कमरे से कुछ शोर की आवाज़ भी आ रही थी, पता नहीं वो जाग ना रहा हो। मैंने कहा कुछ नहीं होता, तुम ख्वाह डर रही हो। फिर वो अंदर आई, आके बेड के कोने पे बैठ गई। फिर मैं भी उसके साथ आके बैठ गया। उसने कहा कामरान और सुनाओ। अब मैं दिल में डर रहा था कि कहीं नीचे से कोई ऊपर ना आ जाए। मैंने कहा आमना जो भी सुनाना है मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। उसने कहा क्या करके दिखाओगे? मैंने कहा बस तुम देखती जाओ। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ के अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसके होंठों का जाम पीना शुरू किया और एक हाथ में उसके गुब्बारे ले लिए। उसके गुब्बारे भी बहुत बड़े थे। फिर मैंने कहा कि इनको आज़ाद कर दो। फिर उसने अपने गुब्बारे आज़ाद किए। फिर मैं उसके गुब्बारों के साथ खेलना शुरू हो गया, कभी हाथ में लेता तो कभी कहाँ से। इस तरह 15 से 20 मिनट तक मैं उनके साथ खेलता रहा। फिर आमना ने कहा कि कामरान जो भी करना है जल्दी करो, फिर मुझे नीचे जाना है। मैं तो समझ रहा था कि ये मेरे साथ मैच नहीं खेलेगी, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही बॉलिंग करवा रही है, लेकिन वो तो आज मैच खेलने के मूड में आई थी। मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है। फिर मैंने मैच खेलना स्टार्ट किया। उसने कहा ऐसे नहीं, तुम यहाँ लेट जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैच कैसे खेला जाता है। फिर मैं लेट गया और ऊपर से वो छक्के लगाती रही और काफ़ी देर के बाद मैं आउट हो गया, लेकिन वो अभी तक आउट नहीं हुई थी। उसने कहा नहीं नहीं कामरान आउट मत होना प्लीज़, पहले मुझे आउट करो। अब मैं क्या करता जब तक मैं आउट हो गया? उसने कहा ओहो ये तुमने क्या कर दिया, अब मेरी रात तुमने मज़ीद ख़राब कर दी है। मैंने कहा सॉरी, बस तुमने बॉलिंग ही इतनी ज़बरदस्त कराई है कि मैं टिक नहीं पाया। अच्छा तुम रुक जाओ, फिर हम थोड़ी देर बाद दोबारा मैच स्टार्ट करते हैं। उसने कहा नहीं नहीं आज नहीं, आज पहला दिन है, मैं नीचे जा रही हूँ, कल हम देखेंगे। और हाँ कल ऐसा ना करना, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मुझे भूल जाना। मैंने कहा तुम बेफिक्र हो जाओ, कल ऐसा नहीं होगा। आज पहला दिन था इसलिए मैं नर्वस हो रहा था और मैं आउट हो गया। कल मैं पूरी प्रैक्टिस करके आऊँगा और तुम मुझे आउट नहीं कर पाओगी। उसने कहा अच्छा देखते हैं। फिर वो बाहर चली गई। अब मैं दिल में बड़ा खुश था कि जो चीज़ मैं सोच कर आया था और मुझे लग रहा था कि शायद महीने लग जाएंगे, लेकिन वो काम मैंने पहले ही दिन कर लिया था। लेकिन मेरा मेन टारगेट मेरी चाची थी, इसके लिए मुझे प्लानिंग करनी थी। अब मैं उसके लिए प्लान सोच रहा था कि उसको किस तरह हासिल करूं। फिर मेरे दिमाग में वही वाला आइडिया आया जो मैंने अम्मी और अब्बू के साथ किया था। उनके कमरे में कैमरा लगा दिया था। मैंने सोचा कि चाची और चाचू के कमरे में भी कैमरा लगा देता हूँ, लेकिन मैं डर रहा था क्योंकि वो तो मेरा घर था, ये पराया घर था, यहाँ मैं फंस भी सकता था। फिर इसी तरह मैं तरीके सोच रहा था और फिर मेरी आंख लग गई। फिर अगली सुबह मेरी आंख 10 बजे खुली तो मैं फ्रेश होने बाथरूम चला गया। मैं फ्रेश हुआ और एक अच्छी सी जीन्स की पैंट और एक ब्लैक टी शर्ट निकाल के पहन ली और फिर मैं बाल सेट करके नीचे आया तो घर में कोई जागा ही नहीं था, सिर्फ काम वाली घर के बर्तन धो रही थी। फिर मैं किचन में गया, फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और पीने लगा। फिर मैंने उस काम वाली से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम आयशा है। मैंने कहा ये घर वाले रोज़ाना ही लेट उठते हैं या आज इतने लेट हो गए हैं? उसने कहा नहीं साहब जी, ये घर वाले रोज़ाना ही 12 बजे उठते हैं, सारा दिन घर पे होते हैं। आमना भी सो रही है और आपकी चाची भी, साहिब सुबह सुबह चले गए हैं ऑफिस। मैंने कहा फिर ये 12 बजे उठेंगे, अभी तो 10 बज रहे हैं, मैं 2 घंटे क्या करूँगा? उसने कहा साहब जी आप बैठें, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं आयशा, बस तुम बर्तन धो लो, फिर मैं ऊपर जाता हूँ। उसने कहा ऊपर जाके क्या करेंगे, बस नीचे बैठ जाएं। फिर मैंने कहा कि अच्छा मौका है, उसके साथ भी ट्राई करके देखता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा आयशा क्या तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा नहीं साहब जी, मुझे 5 साल हो गए हैं, बस मैं इसी घर में रहती हूँ, मैं तो अब शादी भी नहीं करना चाहती, अब अपनी मैडम के साथ रहूँगी। लेकिन उसका वजूद मुझे लटका हुआ लग रहा था कि जैसे कोई उसका खूब इस्तेमाल कर रहा हो। मैंने कहा आयशा क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा कि तुम ऐसे क्यों लग रही हो जैसे कि तुम शादीशुदा हो, और तुम्हारे वजूद से भी ऐसे ही लगता है। उसने कहा बस साहब जी ये लंबी कहानी है, आप ना ही पूछें तो अच्छा है। मैंने कहा बता दो, वैसे भी मेरे पास तो 2.5 घंटे हैं, घर वाले तो सो ही रहे हैं, मैं क्या करूँगा? उसने कहा इससे पहले मैं जिस घर में काम करती थी वो एक मौलवी का घर था, वो अकेला रहता था। उसने मुझसे शादी का वादा किया था और शादी के वादे में आके उसने मुझे इतना इस्तेमाल किया, शायद मेरा शौहर भी मुझे इस तरह से इस्तेमाल ना कर पाता। मैंने कहा क्या मतलब, कितना इस्तेमाल किया? उसने कहा साहब जी वो अंग्रेज़ी मूवी लगा देता था और मुझे कहता था कि जो इस मूवी में हो रहा है तुम भी मेरे साथ वैसा वैसा करो। वो 3-3 घंटे मुझसे लॉलीपॉप करवाता था। वो था तो मुसलमान, लेकिन उसके काम सारे दूसरे मुल्कों वाले थे। फिर पता नहीं क्या हुआ
एकदम उसने घर भेज दिया और यहाँ से वो चला गया। फिर मैं बेआसरा हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी आपकी चाची के साथ दुआ सलाम थी। फिर मैंने उनको आके बताया तो उसने मुझे अपने घर में रख लिया। अब मैं इसीलिए किसी मर्द ज़ात पे एतबार नहीं करती। मैंने कहा वाकई तुम पे तो बड़ा जुल्म हुआ है, धोखा किया है उस शख्स ने तुम्हारे साथ, लेकिन सब मर्द एक जैसे नहीं होते। तुम ढूंढो, तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। उसने कहा नहीं साहब जी, बस अब थक गई हूँ इस ज़िंदगी से। मैं अपने घर में भी ऐसी ही थी, वहाँ मेरे साथ मेरे माँ बाप ने ऐसा किया, मेरी शादी बुढ़े से कराना चाहते थे, वहाँ से मैं भाग आई और यहाँ भी एक मौलवी ने मेरे साथ ये काम किया। मेरे लिए किसी मर्द पे एतबार करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा हाँ ये तो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन कब तक ऐसे रहेगा? आखिर कल को तुमने अपना घर भी तो बसाना है। फिर उसने कहा कि मैं सोचती रहती हूँ, आप यकीन करें कि रात रात भर मुझे नींद नहीं आती, और जब रात को आमना बाजी आपके कमरे में आई थी तो मैंने उसको भी देखा था। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, मैं डर गया। मैंने कहा क्या मतलब? नहीं नहीं, उसने कहा डरो नहीं साहब जी, मुझे पता है ये घर वाले ऐसे ही हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गई थी उस लड़की ने आते ही आपको फंसा लिया है, और वो लड़की है ही ऐसी। वो घर पे जब उनके घर वाले कहीं बाहर चले जाते हैं, वो घर पे अकेली होती है, तो यहाँ भी वो लड़कों को बुला लेती है और मुझे कहती है कि किसी को नहीं बताना। मैं इसलिए नहीं बताती कि एक तो उन लोगों ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी है, और उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। अब मैं दिल में सोच रहा था कि ये तो मुझे बहुत ही कमाल की लड़की मिली थी, जो सब घर वालों के राज भी जानती थी, और वो सुकून देना भी खूब जानती थी, क्योंकि एक मौलवी ने उसे सिखा दिया था कि किस तरह एक मर्द को सुकून दिया जाता है। अब मैं सोच रहा था कि मैं उससे उन सारे घर वालों के राज मालूम करूंगा, और फिर उनकी कमजोरियां मुझे पता चल जाएंगी, मेरा काम तो आसानी से हो जाएगा। फिर मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा अच्छा आयशा, तुम परेशान ना हो, तुम्हें भी कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, और तुम भी अपना घर बसा लेना। तुम कब तक यहाँ रहोगी? उसने मुझसे कहा कि साहब जी, क्या आपका कोई दोस्त है कराची? क्योंकि मुझे कराची जाने का बहुत शौक है। कोई आपका दोस्त हो शरीफ, जो मुझसे शादी कर ले, मुझे इज्जत की 2 रोटियां देता रहे, मैं सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करूंगी। फिर मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मैंने कहा हाँ हाँ, एक ऐसा दोस्त है जो बहुत ही शरीफ है, उसके अम्मी अब्बू इंतकाल कर गए हैं, वो बहुत अच्छी नौकरी करता है, उसका एक फ्लैट भी है, वो अकेला रहता है, और तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मुझे अपनी एक तस्वीर दे दो, मैं उससे आज ही सेंड करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, वो मान जाएगा। उसने कहा अच्छा वाकई साहब जी, वो दिखने में कैसा है? मैंने कहा वो बहुत स्मार्ट सा लड़का है, तुम देखोगी तो दिल हार बैठोगी अपना। उसने कहा साहब जी, अच्छा जो मैंने आपको बात बताई है वो मौलवी वाली, वो आप उसको ना बताइएगा। फिर मेरी उससे बात चलाएं। फिर मैंने उसके सामने फ़ोन निकाला और फिर झूठा मोटा फ़ोन कान पे रख के उसको बताना शुरू हो गया कि लाहौर में एक लड़की है, बहुत ही शरीफ है, वो शादी करना चाहती है। बस उस आयशा की तारीफ़ें करता रहा और वो भी साथ खड़ी सुनती रही। फिर मैंने फ़ोन बंद किया। मैंने कहा बस आयशा, तुमने जितना ज़िंदगी काटनी थी वो काट ली है, अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। उसने कहा साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने कहा एहसान की क्या बात है, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, वो तुम्हें माननी पड़ेगी, और मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, और मैं चाची चाचू से भी खुद ही बात कर लूंगा, तुम उनकी भी फिक्र ना करना। उसने